भाई चंद्रशेखर आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुल्यांचा, संत रविदास महाराजांचा, संत कबीरांचा, संत तुकाराम महाराजांचा, छत्रपति शाहू महाराजांचा कार्यकर्ताओं की ओर से यहाँ पर सम्मान हो रहा है। जिनका विश्व को शांति का संदेश देने वाले महामानव तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में शीश निभाते हुए और तथागत बुद्ध से लेकर पूज्य काशीराम साहब तक हमारे इस पावन भूमि पर लगभग 200 महापुरुष पैदा हुए। उन सभी महापुरुषों को वंदन करते हुए, नमन करते हुए और आज की बीड़ जिला की इस समीक्षा बैठक में उपस्थित हमारे साथ चलकर आए हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष सम्मानित सत्यजीत सालवी जी, हमारे प्रदेश के महासचिव किशोर मस्के जी, हमारे प्रदेश के बहुत ही जानदार शानदार हमारे सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ ताकनकार जी और हमारे विशाल सूर्यवंशी जी। अभी देखा कि उन्होंने उसने बड़ा मुझे अत्याचार किया, फोटो में देखा। तो उसी प्रकार हमारे आशीष चौहान जी, हमारे जिला के अध्यक्ष, हमारे जिला के उपाध्यक्ष और जितने साथी बैठे हैं आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमस्ते। अभी आप लोग कह रहे हैं कि भाई भीड़ में ज्यादा लोग नहीं ला पाए। इसको मैं इस प्रकार से कहना चाहता हूं कि एक बार क्या हुआ, डॉक्टर सिद्धार्थ जी, एक नेताजी भाषण दे रहे थे और नेताजी भाषण दे रहे थे, वो 1 घंटा बोले, 1.5 घंटा बोले, 2 घंटा बोले, 2.5 घंटा बोले, लगातार धारा प्रवाह। और सुनने वाले पता कितने आदमी थे? 1.5 आदमी था। एक आदमी था, एक बच्चा था। और नेताजी कितना बोले? 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा धारा प्रवाह बोले और 1.5 आदमी कहीं गया नहीं, कहीं हिला नहीं। तो नेताजी ने सोचा भाई मेरे भाषण में बड़ा दम है, ये 1.5 आदमी कहीं गया नहीं। तो नेताजी का जब भाषण खत्म हो गया और 1.5 आदमी को मंच के नजदीक बुलाया, स्टेज के पास बुलाया और कहा भाई मैंने 2.5 घंटा आपको भाषण दिया है, ईमानदारी के साथ बताना तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगी। मैंने 2.5 घंटा बोला। तो 1.5 आदमी बोला दिमाग खराब मत करो, बहुत देर हो गई, हम तो टेंट तंबू वाले लोग हैं, कब आपका भाषण खत्म हो जाएगा, कब लेके जाएंगे। तो यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, इसलिए आपको हिम्मत क्योंकि मैं काशीराम साहब का चेला हूँ और मैं 84 की बात बता रहा हूँ। 84 में पूज्य काशीराम साहब ने मुझे, मैं आगरा का रहने वाला हूँ, वहां पर आगरा नगर की एक कमेटी बनाई थी। तो काशीराम साहब ने मुझे नगर का महासचिव बनाया था। तो काशीराम साहब का कार्यक्रम हमने लगाया और जब कार्यक्रम लगाया तो काशीराम साहब को 2 बजे आना था, तो हम स्टेज लगा रहे थे। तो काशीराम साहब 1 बजे आ गए। तो मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो गया, साहब जल्दी आ गए काशीराम साहब। तो हमने कहा साहब, तो ललुआ काम करो, ललुआ बोलते थे हम, वो पंजाब के थे ना, उनकी बातें ऐसी होती थी। तो हमने जैसे भी 50-60 आदमी आए थे, ज्यादा लोग नहीं आए थे, साहब ने अपने भाषण दिया और साहब चल दिए। तो बात भीड़ की नहीं है, बात है काम करने की तमन्ना। तमन्ना सच्ची है तो रास्ते निकल आते, साहब कहते नहीं कहते थे। तो इतने ही लोग अगर कसम खा ले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर की महापुरुषों की, तो गारंटी से भीड़ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। अब मैं सीधा आजाद समाज पार्टी पे आता हूँ, जो हमने सब्जेक्ट दिया। मेरी आदत है कि मैं सब्जेक्ट पे बात करता हूँ।
मैंने सब्जेक्ट दिया था कि आजाद समाज पार्टी को हम महाराष्ट्र में और विशेषकर इस बीड में भी कैसे मजबूत करें, इस पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। वो आपको समझना भी होगा। जितना मैं समय आपका ले रहा हूं, ध्यान से आप लोग सुनेंगे। और मैं तो बार बार मीटिंग में भी कहता हूं, आप लोग ऐसे मत आया करो, डायरी लेके आया करो, ताकि कोई सीनियर साथी आपको कोई बात बता रहा है, नोट करो, वो बातें आपको काम आएंगी, मैं गारंटी बता रहा हूं। तो आने वाले समय में आप लोग डायरी लेके बैठा करें। तो मैं सीधा छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती 26 तारीख को थी। मैं उनका अभिनंदन, उनका स्वागत और जो भी होता है मन से उनका सत नमन करता हूँ। अभी 26 तारीख को हमारा कार्यक्रम, बड़ा अच्छा कार्यक्रम नागपुर में हुआ। वहाँ के लोगों ने विशाल बाइक रैली निकाली, बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। तो सीधा आजाद समाज पार्टी की मैं चर्चा करता हूँ कि नए नए कुछ साथी हमारे आए हैं। आजाद समाज पार्टी की ABC भी नहीं पता होगा, मैं गारंटी बता दूँ। आजाद समाज पार्टी का उद्देश्य क्या है, आजाद समाज पार्टी का इतिहास क्या है, आजाद समाज पार्टी चाहती क्या है, ये पता होना बहुत आवश्यक है। तभी आप कुछ काम कर पाएंगे। आप किसी पार्टी के आदमी से बात करो, बीजेपी से बात करो, शिवसेना की बात करो, कांग्रेस की बात करो, जो भी पार्टी, उनसे कहो भाई तुम्हारी आइडियोलॉजी क्या है, तो बताएगा हमारी समाजवादी आइडियोलॉजी है, हमारी हिंदू राष्ट्र की आइडियोलॉजी है, क्या क्या है। ऐसी हमारी भी अपनी कुछ विचारधारा है। उस विचारधारा को जब तक आप नहीं समझेंगे तो गारंटी से काम कर ही नहीं पाएंगे। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आज आप समझ के जाओ, आजाद समाज पार्टी 15 मार्च 2020 को बनी, पूज्य काशीराम साहब के जन्म के मौके पर। काशीराम साहब का 15 मार्च को जन्मदिन होता है ना। 20 मार्च को 2020 को नोएडा में भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में आजाद समाज पार्टी काशीराम का गठन किया गया। भाई किसका बोल रहा है फोन, आप जरा साइलेंट पे लगा दो, मैं भी लगा दूं। और 15 मार्च 2020 को जब पार्टी बनी, अब पार्टी का लक्ष्य क्या है, यह आजाद समाज पार्टी के साथ काशीराम लगाने की जरूरत क्या है, सीधा आजाद समाज पार्टी रहता। तो सबसे पहले इसको समझ लीजिए, क्योंकि आप जब फील्ड में जाएंगे तो आप भी जो बात मैं बता रहा हूं वो आप बताने का काम करेंगे। आजाद समाज पार्टी पहला आजाद का मतलब चंद्रशेखर आजाद का मतलब नहीं है। आजाद का मतलब है देश के 74-75 साल हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन हम लोग आजाद नहीं हुए। हम लोगों की हालत आज भी बहुत ज्यादा खराब है। इसलिए आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने बनाया। अब काशीराम जी के क्या साहब, भाई ठीक है आजाद समाज पार्टी रहने देते, काशीराम साहब क्यों बनाया, काशीराम साहब का नाम क्यों डाला, इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है। मकसद यह है, आपने बाबा साहब को बहुत से लोगों को नहीं देखा होगा, छत्रपति साहब महाराज को नहीं देखा होगा, नारायण गुरु को नहीं देखा होगा, संत कबीर, संत रविदास, गंगाधर जी आदि सबको नहीं देखा होगा, लेकिन काशीराम साहब को हमने देखा है, बहुत से लोगों ने देखा है। काशीराम साहब एक ऐसी शख्सियत थे जो उन्होंने कहा करके दिखाया। उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूं। उत्तर प्रदेश में पूज्य काशीराम साहब ने एक ऐसा करिश्मा किया कि जहां केवल बीजेपी की सरकार, की कांग्रेस की सरकार, कभी कांग्रेस की बीजेपी की सरकार बनती थी, तो हमने उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी कांग्रेस सरकार बनती थी उनको शून्य किया। 4 बार नीले झंडे वालों ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। अब बनी कैसे ये समझ लीजिए। इसके पीछे कारण क्या है, उत्तर प्रदेश के लोग राजनीतिक रूप से बड़े जागरूक हैं अपेक्षा महाराष्ट्र के। मैं सच बता रहा हूं, नाराज मत होना। उत्तर प्रदेश के लोग पॉलिटिकली लोग बहुत अवेयर हैं। कैसे अवेयर है मैं आपको बता रहा हूं। मैं खुद आगरा में रहने वाला हूं। जब चुनाव होता है तो चुनाव के समय जो दलित समाज के एरिया, SC/ST के एरिया जो होते हैं, तो तमाम कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग हमारे एरिया में आते हैं और वोट की मांग करते हैं। भाई हमको वोट दो, हम आपको चिकन मटन खिलाएंगे, आपको बिरयानी खिलाएंगे, आपको पैसा देंगे, आदि आदि लालच देते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो वोटर हमारा बहुत चालाक है। उनका चिकन भी खाता, उनका मटन भी खाता,
उनके पैसे भी लेता और बटन नीले झंडे वाली में लगाते हैं ये उत्तर प्रदेश के लोग। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2-2, 3-3 झंडे रखते हैं, इधर भी रखते हैं, इधर भी रखते हैं। ये अवेयरनेस है। और मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में जो दलित समाज के लोग हैं, किसी सूटकास्ट के आदमी ने गलती से भी आरएसएस का झंडा लगा लिया, बीजेपी का झंडा लगाया, मैं गारंटी आज भी बता रहा हूँ, तो सारे लोग, एरिया के लोग उसके घर पे जाते हैं, कहते भाई तुम्हारा घर है, तुम आरएसएस का लगाओ, कांग्रेस का लगाओ, बीजेपी का लगाओ, आपका टेंशन। लेकिन अब आपके घर पर जो विवाह होगा, बर्थडे पार्टी होगी, हम आपके घर नहीं आएंगे और आपको हमारे आने की जरूरत नहीं है, उसका सोशल बाइकआउट करते हैं। तो वो क्या करता है, आरएसएस बीजेपी के झंडे उतार कर बाबा के नीले झंडे को छत पर लगाने का काम वहां पे करता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, यहाँ पे 2-2, 3-3 झंडे रखते हैं। तो 2-2, 3 झंडे रखकर आप किसको धोखा दे रहे हो? आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपनी पीढ़ी को धोखा दे रहे हो, आने वाली जो जनरेशन है उसको धोखा दे रहे हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि महाराष्ट्र के जो साथी हैं, हमारे मतदाता हैं, अभी अवेयर नहीं है, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूं आजाद समाज पार्टी का उद्देश्य क्या है। आजाद पार्टी चाहती क्या है, आपको पता होना चाहिए। आजाद समाज पार्टी का पहला उद्देश्य है सामाजिक परिवर्तन, इंग्लिश में कहते हैं सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। अब सामाजिक परिवर्तन क्या है? सामाजिक परिवर्तन का मतलब है सदियों से इस देश में SC, ST, OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, हमको बराबरी का दर्जा नहीं मिला है। हमेशा हमको अपमानित किया गया है, हमको मारा गया, पीटा गया है, हमारी बहन बेटी के साथ बदसलूकी की गई है। तो हम भी चाहते हैं कि हमको भी बराबरी के दर्जा भारत में मिलना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ के नागरिक हैं। ये लड़ाई आजाद समाज पार्टी पूरे भारत में लड़ रही है। दूसरा है आर्थिक मुक्ति, इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। आर्थिक मुक्ति का मतलब क्या है? भारत की जमीन पर जिसने जन्म लिया है उसको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी देश की सरकार को होनी चाहिए। लेकिन आज हालात बहुत ज्यादा खराब है। आपको जो नौकरी मिलती थी, जो आरक्षण को आपको खत्म किया जा रहा है, जो सरकारी डिपार्टमेंट थे उनको प्राइवेट हाथों में दे दिया। जब डिपार्टमेंट प्राइवेट हाथ में चले जाएंगे तो आपकी नौकरी वहां खत्म हो जाएगी। इसलिए आपके पेट पर लात मारने का काम सरकार कर रही है। अब शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा इतनी महंगी हो गई कि गरीब आदमी शिक्षा अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है। अगर आप बीमार हो जाएंगे तो बड़े हॉस्पिटल में आप जा नहीं सकते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में हालत बहुत ज्यादा खराब है। ये तमाम चीजें सरकार को करना चाहिए। जब आजाद समाज पार्टी की सरकार भारत में बनेगी तो ये काम हम करने का काम करेंगे। तो ये हमारा उद्देश्य है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य है वो है भारतीय संविधान की रक्षा करना। आज देखा हो कि भारत के संविधान में हमारी दुश्मन पार्टी है लगातार निरंतर कुछ ना कुछ परिवर्तन कर रही है और अभी भी शोर मचा रहे हैं पूरे भारत में कि हम भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है प्रियम्बल है, उसका जो प्रस्तावना होता है ना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण लोकतंत्र साम्राज्य बनाएंगे, तो उस प्रियम्बल में जो शब्द आता है, एक आता है समाजवाद, एक आता है धर्मनिरपेक्षता। तो दोनों को समझना पड़ेगा। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहां पर सभी जाति, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, पारसी हो, कुछ भी हो। उन सब लोगों को अपने धर्म की पूजा पाठ करने की आजादी है। इसलिए हमारा देश कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है। और समाजवाद है कि देश में जो अमीर गरीब के बीच में जो खाई है उसको बांटने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारी जो वर्तमान की सरकार है वो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को खत्म करना चाहती है। तो धीरे धीरे हमारे संविधान की भी समीक्षा वो लोग वो कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो उद्देश्य है सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति, भारतीय संविधान की हमारी रक्षा करने का हमारा काम है। ये हमारा भाई चंद्रशेखर जी के साथ में काम किया और बिना पद के मैं लंबे समय तक काम किया। मैं कहीं कोई प्रभारी नहीं था, लेकिन भाई ने कहा उपासक जी आपको पूरा अनुभव है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र का भी प्रभारी रहा, मैं आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, आपके जम्मू कश्मीर, आपके इधर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमाम राज्यों का, दिल्ली का राज्यों को प्रभारी रहा। मुझे कोई शौक नहीं था, लेकिन भाई ने कहा भाई आप अनुभवी हैं तो आप महाराष्ट्र में जाओ और महाराष्ट्र में जाकर के आपको मूवमेंट को बढ़ाना है। तो मैंने कहा भाई
आप मुझे विश्वास दिला रहे हैं या विश्वास मेरे पर कर रहे हैं, तो मैं एक वायदा आपसे करना चाहता हूँ। मेरे भाई के सामने कहा कि उपाध्याय जी क्या वायदा करेंगे। मैं वायदा करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र का जो संगठन होगा वो उत्तर प्रदेश से ज्यादा बढ़िया बना के दिखाऊंगा। तो भाई से मैं बोल के आया, तो भाई मैं अकेला तो नहीं कर पाऊंगा, हम सब लोग मिलकर के हम संगठन को महाराष्ट्र में मजबूत करेंगे तो हमारी ताकत बनेगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अभी लोकल बॉडी का चुनाव होने वाला, उससे पहले भाई चंद्रशेखर आजाद जी के बहुत बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन अभी हम महाराष्ट्र में लगाएंगे और उस कार्यकर्ता सम्मेलन में हर जिले से, हर विधानसभा से लोग वहां पर होंगे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। तब कहेंगे कि हाँ वास्तव में आजाद समाज पार्टी आगे बढ़ रही है। मैंने भाई से जो निवेदन किया था कि भाई महाराष्ट्र में कुछ होने वाला है तो यहाँ पर भी आप अपनी ताकत दिखाने का यहाँ पर साथियों आप काम करेंगे। और दुश्मन बहुत चालाक है, दुश्मन से सावधान रहना। आपका जो दुश्मन है ना, लगातार 365 दिन काम करता है। आरएसएस को लोग करते नहीं करते, 365 दिन, चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, डेली कक्षा पहन कर लाठी लेकर के वो युद्ध के मैदान में होते नहीं होते हैं और 365 दिन काम करते हैं। आप दिल पे हाथ रख के बात करो, आप साल में कितना काम करते हैं? मैं नहीं समझता कि आप 50 दिन 60 दिन भी काम करते हो। आप बताओ, जो दुश्मन है वो 365 दिन काम करता है तो सरकार तो बनेगी, वो आज से नहीं लगा हुआ। 1925 में एडगेवार साहब ने आरएसएस बनाया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925, और अब 2025 हो गए, 100 साल हो गए ना। 100 साल कितना उन्हें प्रतीक्षा किया है, कितना पेशेंस है, तब आज उनकी केंद्र में सरकार है, राज्यों में सरकार है। आपकी क्यों होगी? क्योंकि आप तो कुछ करते ही नहीं है। भाई जो जागेगा वो पाएगा, आप तो सोने में लगे, सोते रहो। इसलिए आज भी वक्त है, आपको जागना पड़ेगा। जबकि उनकी सरकार है, उनकी क्या है, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, जुडिशल उनकी जेब में है, पुलिस उनकी जेब में है, तमाम पूंजीपति उनके जेब में है। वो क्यों चाहते हैं लगातार 365 दिन क्यों काम करते हैं? वो चाहते हैं उनकी जो कल्चर है, उनकी मनुवादी संस्कृति जिंदा रहे, इसलिए काम करते हैं। वो हम लोग अपनी संस्कृति की चिंता ही नहीं है। तो इसलिए हमें भी आज मीटिंग जब भले ही छोटी है, एक संकल्प लेना है कि भाई कम से कम मैं भी डेली 1 घंटा तो काम करूंगा। और जब आप फील्ड में जाओ तो 20 रुपए की हमारी रसीद भी होती है। मेंबरशिप आपको बनाना है, रसीद काटो, 20 रुपये से ले लो, तब आप आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता कहला जाएंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े पदाधिकारी आप हैं, जिले के, विधानसभा के हैं, लेकिन 20 रुपए की रसीद आपको नहीं कटी, आप मेंबर नहीं है, तो कैसे पदाधिकारी हैं? इसलिए आपको अपनी मेंबरशिप भी आपको कटवानी साथी होगी। इसलिए मैं अपनी बात को ज्यादा न कहती हूँ, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत लंबी लंबी आप बात करते हैं, हम मिशन के लिए काम कर रहे हैं, मिशन के लिए काम कर, वो मिशन है क्या? कभी सोचा? मिशन का मतलब 1 मैन 1 वोट, 1 मैन 1 वोट तो है, लेकिन 1 वोट 1 वैल्यू है क्या? 1 वोट 1 मैन है, लेकिन वैल्यू नहीं है। जब तक बराबर का सम्मान हमको नहीं मिलेगा, तब तक ये युद्ध हमारा जारी रहेगा और लड़ाई हमारी भाई चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में हमेशा लड़ी जाएगी। इसलिए मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि इस संगठन को बनाने का काम करें। मैंने अभी जिला की पूरी कमेटी आपकी भंग कर दी है, फिर 15 दिन के बाद हम ऐसे ही बैठेंगे और एक से पूछेंगे कि भाई आपको काम करना है तो बताओ, आपका समय है तो बताओ, फिर हम संगठन बनाएंगे। अब जितने भी साथी हैं, नाराज होने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं तो प्रभारी था, मैं जिला था, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। पुनः हम उन लोगों का सम्मान करेंगे, लेकिन हम सबसे मिलकर पूछ करके आने वाले 15 दिन में संगठन बनाने का काम करेंगे। तो इन शब्दों के साथ अंत में एक छोटी कहानी कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि आपको पता होगा कि एक जंगल में एक बार आग लग गई थी। एक बार जंगल में आग लग गई थी तो जंगल में जितने भी जानवर थे सारे जंगल छोड़ के भागे, भाई जल जाते, मर जाते हो, सारे भागे। जब सारे जानवर जंगल से बाहर आ गए तो उन्होंने कहा भाई जंगल की आग तो बुझाओ, रहना तो हमको जंगल में ही है, हमें बाहर थोड़ी रहना है। तो उन्होंने निर्णय लिया, ठीक है आग बुझाते हैं। तो बड़ी बड़ी बाल्टी लेके, बर्तन लेकर के लोग पानी नदी में, नाले में लेते थे, जंगल में डालने का काम करते थे। तालाब में पानी लेते थे,
जंगल में डालने का काम करते थे। उसी समय छोटी सी बर्ड थी, चिड़िया, स्पैरो, वो क्या करती थी, चम्मच में पानी लेती थी, जंगल में डालती थी, चम्मच में पानी लेती थी, जंगल में डालती थी। तो एक बंदर कहने लगा, अरे चिड़िया बहन, हम बड़े बड़े बाल्टा लेके डाल रहे पानी, तब आग नहीं बुझ रही, आप छोटा सा पानी लेती हो, आप वहां पे जंगल में डालती हो आग बुझाने के लिए, क्या आग बुझ जाएगी? तब चिड़िया ने बड़ा शानदार जवाब दिया, उसको सुनने वाली बात है। चिड़िया ने कहा, बंदर भाई, जब आग बुझ जाएगी और सबसे पूछा जाएगा भी आग बुझाने में किसका हाथ है, तो थोड़ा सा हाथ मेरा भी आ जाएगा। आपको भी सबकी आग होगी, तभी साथ की बात बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आपको नमो बुद्धा है, जय भीम। आपके बच्चे खुश रहे, मंगल हो, कल्याण हो। धन्यवाद।